हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज उस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2017 के क्वेश्चन सेकंड पेपर के, जो हमारे कॉमर्स में आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सो जनवरी 17 से पहले जो क्वेश्चंस आते थे, जून 2012 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन हम पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो। इस लिस्ट में हम इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कॉमर्स के भी, मैनेजमेंट के भी। सो इस प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियोस एक जगह मिल जाएगी। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, इनके बेस पे ही हमें आइडिया लगता है किस टाइप के टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन किन में से फ्रेम होता है, राइट? So guys, my name is Pranka Bansal. I have qualified my JRF in Commerce and NET in Management. So हमारी वीडियोस में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आप सबको गाइड करती हूँ। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप केयरफुली देखना। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम के लिए। सो गाइस, शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको हम कहें आ जाता है, बट डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको फाइंड आउट करना है कि भाई नॉट पूछा है या फिर ट्रू स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है, राइट? सो क्वेश्चन को केयरफुली समझना बहुत ज़रूरी है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आप प्रैक्टिस के टाइम पे भी हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझोगे, देन उसके बेस पे हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे और डिटेल में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। सो इट मीन्स कि भाई आपको फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब भाई जिस बच्चे को करेक्ट स्टेटमेंट पता है वो बच्चा इजीली नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कर सकता है। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल रेवेन्यू। सो गाइज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब प्राइस के चेंज होने में टोटल रेवेन्यू के चेंज होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट कब हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, कब हमारा कोएफिशिएंट लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे टोटल रेवेन्यू गिवन हो, चाहे टोटल एक्सपेंडिचर गिवन हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, कंफ्यूज मत होना। दूसरा पॉइंट ये कि जब भी आप प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, जब प्राइस में और टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर में ऑपोजिट रिलेशन होता है, देन इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है। एक बार रिपीट करेंगे, जब प्राइस में और टीआर में ऑपोजिट रिलेशन होता है, इट मीन्स प्राइस अगर इंक्रीज हो, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। जब हम ये कहें कि प्राइस अगर डाउन जाएगा, डिक्रीज होगा और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए तो भी हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। वाई? बिकॉज देयर इज ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू, देन इन दिस केस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट विल बी ग्रेटर देन 1। सो आपको यहाँ पे याद करना है सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक ओम से याद रखो। सिर्फ आपको ये याद रखना है, इक्वल टू 1 वाली और लेस देन 1 वाली आपको इजिली याद हो जाएगी, राइट? अब हम एक बार क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं। मोर देन 1 यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट में है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो टीआर हमारा डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ऑपोजिट है। इफ प्राइस डिक्रीज हो रहा है देन टोटल रेवेन्यू विल ऑल्सो इंक्रीज, तो हम ये कहेंगे ऑपोजिट रिलेशनशिप है, देन इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट विल बी मोर देन 1 and this statement is true. This statement is correct, but we have to find out which one is not a correct option. So हम कहेंगे कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इलास्टिसिटी 0 नहीं, इसमें ये तीन ही कॉन्सेप्ट होते हैं, लेस देन 1 वाला और हमारा हम कहें इक्वल टू 1 वाला, ये हमें देखना है। आगे देखते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ऑपोजिट रिलेशन हो तो मोर देन 1 और अगर सिमिलर रिलेशन है तो लेस देन 1। देखते हैं। इक्वल टू 1 अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस और टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं है, डिक्रीज हो रहा है प्राइस, टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट इक्वल टू 1 है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है,
ये अगर डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब भाई ये यहाँ पे तो ऑपोजिट रिलेशन की बात कर रहा है, और ऑपोजिट रिलेशन के केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 नहीं। सो हमारी दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब पॉइंट ये है कि भाई लेस देन 1 वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। आंसर हमें पता चल गया, सेकंड राइट आंसर हमारा होगा जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है और अगर हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो, तो हम कहेंगे इन दिस केस इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। प्राइस अगर डाउन जा रहा है और टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, देन इस केस में भी हम कहेंगे इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 बिकॉज दिस वन इज सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दीज आइटम्स। When there is opposite relationship, elasticity coefficient will be more than 1. When there is similar relationship, then elasticity will be less than 1. So हमेशा ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था जनवरी 17 में भी, और एक और एग्जाम पेपर आया था जुलाई 18 में आई थिंक। सो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। एग्जामिनर किसी भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the short run production function for a firm is as follows. So हमारे पास production function given है Q equals to minus L cube plus 15L square plus 10L. Q denote करता है total output in physical unit and L denotes करता है units of labor. Basically homogeneous labor है but are not perfectly divisible, but change in labor does not tend to become zero. आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देन इसके बेस पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। Statement first is in this production function marginal product of fifth unit of labor is 85. देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं। सबसे पहले हमारा ज़रूरी है कि आपको टोटल प्रोडक्ट क्या होता है और आपको ये पता होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मैं अगर ये कहूँ कि भाई अगर मैं 10 यूनिट्स लेबर का यूज़ करती हूँ तो टोटल आउटपुट टोटल प्रोडक्शन मेरा 100 यूनिट होता है, और जब मैंने 12 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ की तो बेसिकली ये प्रोडक्शन इंक्रीज होके 120 यूनिट्स हो गया, राइट। ये है टोटल प्रोडक्ट कि आप कितनी क्वांटिटी में आप यूज़ करते हो और उससे आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आता है, टोटल आउटपुट कितना आता है। बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट की, इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एडिशनल यूनिट्स, कि जब हम एडिशनल यूनिट्स का इंट्रोडक्शन करते हैं उसकी वजह से जो एडिशनल आउटपुट आता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। सो यहाँ पे जब हमने 2 यूनिट एडिशनल इंट्रोड्यूस की उसकी वजह से 20 यूनिट्स का बेनिफिट हुआ है। सो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, राइट। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी था। देन हम अपना जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है उसको चेकआउट कर लेते हैं। फंक्शन हमारा गिवन है ये, और स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर इज 85, राइट। तो पहले हम टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं 4 यूनिट ऑफ लेबर के लिए, और टोटल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5 यूनिट ऑफ लेबर के लिए। देन इनका डिफरेंस हमारा फिफ्थ यूनिट का बेसिकली हम कहें कि मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। सिंपल वैल्यू कैसे पुट ऑन करेंगे, सो 4 यूनिट्स के लिए जब हम करेंगे तो 4 क्यूब प्लस 15 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 4, ये जस्ट मैंने यहाँ पे जो हमारा L गिवन है यहाँ पे वैल्यू पुट की है मैंने 4 की, बाकी चीज़ें सेम है, राइट। सो आपको ये सॉल्व करनी है इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल सी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन टोटल क्वांटिटी विल बी 216। सेम इसी तरीके से आपको 5 यूनिट लेबर के लिए कैलकुलेट करनी है वैल्यू। सो हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे और ये हमारा आएगा 300 यूनिट्स, राइट। Now we have to find out the marginal product for fifth unit of labor. So fourth unit का total product कितना है 216 and fifth unit का total product कितना है 304. Then हम ये कहें कि marginal product of fifth unit of labor कि एक additional unit of labor जब हमने introduce की उसकी वजह से basically increment हुआ है 84 units का, right? सो आई होप आपको ये सिंपल तरीका कैलकुलेट करने का समझ में आया होगा। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 85 है, हमारा कितना आया है 84। तो बताओ क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ऑब्वियसली स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन फर्स्ट को एलिमिनेट कर देना, ऑप्शन थर्ड को एलिमिनेट कर देना, राइट।
आगे क्वेश्चन रीड करते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट इज सिमिलरली in this production function average product of fifth unit of labor is 60. Now the point is what is average product. देखो average product means per unit of output कि अगर आपके बेसिकली हम बात करें टोटल प्रोडक्ट को जब हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, जितनी भी लेबर वगैरह आप यूज करते हो, तो हमारा पर यूनिट आउटपुट हमें पता चलता है, राइट. सो 5 यूनिट जब लेबर का यूज किया जा रहा था, टोटल प्रोडक्शन आया था 300 और यूनिट्स कितनी 5, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना आया 60. सो एवरेज प्रोडक्ट 60 और ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट. सो गाइज क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुआ है. पूरी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं होता है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डेफिनेटली बताइए, आपको सोल्यूशन आपको मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंक डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वाज डेवलप्ड बाय. देखो ओलिगोपोली की बात हो रही है. सो जैसे कि हमने जो टॉपिक की लिस्ट डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था ओलिगोपोली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली is also important and kink demand curve. So किसने दिया था, यहाँ पे ये बात हो रही है. So basically kink demand curve दिया था पॉल एम स्वीजी ने. So basically पॉल एम स्वीजी ने kink demand curve दिया था in 1939. So डेट भी याद रख लीजिए, मे बी पॉसिबल नेक्स्ट टाइम डेट भी आपसे पूछी जा सकती है. तो ये kink demand curve का मतलब क्या है, मतलब कि भाई ये आपका डिमांड कर्व होता है ना, इसमें हल्का सा किंक होता है, हम ये कहें तो ये पॉइंट किंक है, बेंट होता है थोड़ा सा. रीजन इज कि ओलिगोपोली में ओनली फ्यू सेलर्स आर देयर, राइट. तो ये फ्यू सेलर्स हैं, इनमें होता क्या है कि मान लो कि भाई 5 सेलर्स हम कहें कि पर्टिकुलर किसी ओलिगोपोली में है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, उनमें से एक सेलर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस डाउन कर दिया तो बाकी के 4 सेलर को भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस डाउन करना पड़ेगा, राइट. और मान लेते हैं कि अगर उस सेलर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया तो बाकी वाले कहेंगे भाई वो तो पागल है, उसने अपना प्राइस इंक्रीज करा है, हम क्यों इंक्रीज करें. मतलब कि कुछ पॉइंट तक सेलर्स दूसरों को फॉलो करते हैं और कुछ पॉइंट पे सेलर दूसरों को फॉलो नहीं करता है. इस वजह से ओलिगोपोली मार्केट में किंक होता है डिमांड कर्व में, राइट. सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझना है जस्ट आपको. पॉल स्वीजी ने दिया था 1939 में. Now the next question of this video is for the success of penetration price policy. So कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते टाइम दो तरीके की हम कहें कि भाई प्राइसिंग पॉलिसी होती है. फर्स्ट वन इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड द सेकेंड वन इज प्राइस स्किमिंग, राइट. इन केस ऑफ प्राइस स्किमिंग मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस हिज और हर प्रोडक्ट एट द हाई प्राइस. And in case of penetration pricing, manufacturer introduce their product in low pricing. Now the point is कि penetration pricing policy है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते टाइम पे लो प्राइस सेट किया गया है, तो इनमें से कौन सी चीज़ डिज़ायरेबल नहीं होगी वो आपको बताना है. डिज़ायरेबल नहीं होगी, सो नॉट पे फोकस रखो. क्वेश्चंस रीड करते हैं. शॉर्ट टर्म डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टू हैव इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी. देखो इलास्टिसिटी का ग्रेटर देन 1 होना क्या मतलब है, इसका मतलब पहले हम इलास्टिसिटी को समझते हैं. इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, राइट. इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये होता है कि भाई मान लो आपके प्राइस में चेंज हो रहा है 10%, आपका प्राइस 10% डाउन गया है जिससे आपकी डिमांड 15%, इट मीन्स मोर देन सिमिलर परसेंटेज वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम कहेंगे दिस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. प्राइस में जितना चेंज हुआ है उससे ज़्यादा चेंज अगर आपकी डिमांड में हो जाता है तो हम कहेंगे ग्रेटर देन 1. अब अगर मैं एक अपना नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूं तो मेरे लिए क्या रहेगा कि भाई अगर मैं लो प्राइस चार्ज कर रही हूं तो मेरी इंटेंशन है ना कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो. सो दिस स्टेटमेंट इज डिजायरेबल, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर एवरी मैन्युफैक्चरर हु इंट्रोड्यूस द पेनिट्रेशन प्राइसिंग एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज.
Now first statement is desirable, but we have to find out which one is not desirable, so we will eliminate this option. Second is availability of economies of large scale production. So लार्ज स्केल प्रोडक्शन मीन्स कि जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम आएगी, और आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तभी तो भाई आप स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस करोगे अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पे. सो ये भी स्टेटमेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इजी एक्सेप्टेंस एंड अडॉप्शन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर्स. अब अगर एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है और भाई वो लो प्राइसिंग चार्ज कर रहा है, तो उसकी क्या इंटेंशन होगी कि भाई आपका प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर्स हैं वो इजीली एक्सेप्ट कर ले और इजीली अडॉप्ट कर ले. डिजायरेबल होगा. एवरी मैन्युफैक्चरर ये चाहेगा कि भाई उसका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो, तो ये भी भाई डिजायरेबल है, बट हमें नॉट डिजायरेबल फाइंड आउट करना है. सो ऑप्शन कौन सा बचा? थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. सो ये तो मैंने आपको अप्रोच बताया हर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके. एग्जाम में अगर आपको हर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके समझना है और फिर आप आंसर मार्क करोगे तो 100% आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा. इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट डिजायरेबल इन दिस केस? प्रोडक्ट टू हैव वेरी लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ what is cross elasticity of demand? So cross elasticity of demand means कि एक particular product का जो basically हम कहें कि जो related products होते हैं उनका price अगर change होता है तो दूसरे की quantity change हो. अब अगर मैं अपना product low price पे introduce करूँ तो भाई दूसरे मैं अगर इंट्रोड्यूस करूँ लो प्राइस पे तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड मोर देन वन आनी चाहिए. हम कहें कि भाई हमारी इलास्टिसिटी हाई होनी चाहिए, राइट? सो अगर मेरा प्राइस कम है, क्रॉस इलास्टिसिटी जब हाई होगी तभी तो मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिलेगा. भाई जो दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं लोग तभी वो शिफ्ट होंगे आपके लो प्राइस वाले प्रोडक्ट पे, और ये जब शिफ्टिंग ज़्यादा कस्टमर्स की होगी तभी बेनिफिट होगा. बट यहाँ पे ऑप्शन में बात हो रही है कि प्रोडक्ट की लो क्रॉस इलास्टिसिटी होनी चाहिए, बल्कि वो लो क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं हाई क्रॉस इलास्टिसिटी होनी चाहिए, तभी पेनिट्रेशन प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस करने में बेनिफिट होता है मैन्युफैक्चरर को, राइट? सो गाइस थर्ड आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. देखो एक टिप देती हूँ, छोटा सा ध्यान रखना. आप अगर आपके पास बुक है, नोटबुक है, जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जो भी आप बुक में हाईलाइट कर रहे हो, तो हमेशा ये जितने भी नेम आएंगे ना आपके, जितने भी ऑथर नेम, जितने भी बुक्स के नेम, ईयर, फुल फॉर्म्स, इन सबको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक के फ्रंट पेज पे लिख लो, ठीक है? जब भी आप बुक खोलोगे तो आपको मिल जाएंगे, और रिवाइज हर बार बुक खोलते टाइम एक बार गो थ्रू कर लेना. मैं भी ऐसे ही करती थी. मेरी इकोनॉमिक्स की बुक में अगर वैसे जगह नहीं होती है तो मैं A4 साइज शीट पे भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बुक में नहीं है उस पर लिख के और फिर स्टिक कर देती थी. कि जैसे मान लो कि मेरे पास माइक्रो की बुक है तो उसमें बीच में कहीं भी स्टिक कर दिया, जगह मिले वहाँ पे. तो इस तरीके से आपको सारे नेम्स, ईयर्स, कौन सी थियरी किसने दी थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हमारे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन फ्रेम होता है. इट मे बी पॉसिबल कि जैसे इस लिस्ट में 4 नेम है, इनमें से 2 आ जाए, 2 कोई नए हो, तो आपको एटलीस्ट 2 भी याद होंगे तो भी आप मैच कर लोगे, राइट? सो गाइज लिस्ट 1 में हाइपोथेसिस ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन दिया था WJ बॉमल ने. हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट दिया था रॉबिन मेरिस ने. एंड हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन दिया था OE विलियमसन ने. एंड हाइपोथेसिस ऑफ सैटिस्फाइंग बिहेवियर दिया था क्रिट एंड मार्च ने. सो नॉर्मली हमारा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा. इन सबको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? वीडियो को आप चाहो तो बीच में पॉज करके और स्टॉप करके आप पहले ये नोट डाउन कर लो. लिस्ट आपकी रेडी हो जाएगी. PYP के सारे क्वेश्चंस आप केयरफुली गो थ्रू करोगे जो आपकी बुक्स में आते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये 4 to 5 क्वेश्चंस क्लियर हैं. सेम इसी तरीके से हम जनवरी 17 के थर्ड पेपर के क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपको कॉमर्स के सारे इकोनॉमिक्स के PYP, मैनेजमेंट के सारे इकोनॉमिक्स के PYP सब इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल and subscribe our channel for more videos on NTA UGC NET, Paper 1 and Commerce and Management.